मूव ऑन। जी बच्चे, पार्ट 2 में आप लोग ये देखें कि मैंने अभी आप लोगों को जो इंट्रामेडुलरी फिक्सेशन है उसके बारे में बताया। ठीक है, इंट्रामेडुलरी फिक्सेशन की मैंने आपको वीडियो दिखाई और मैंने आप लोगों को कुछ, आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रामेडुलरी जो नेलिंग है इसके अंदर जो यूजुअली नेल यूज की जाती है इसका मटेरियल क्या होता है। तो बच्चे ये स्टील की भी हो सकती है, टाइटेनियम की भी। टाइटेनियम की थोड़ी महंगी होती है लेकिन बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि नेल्स ऐसी होती हैं जिनके लिए रीमिंग चाहिए भी हो सकती है और कुछ नेल्स ऐसी हो सकती हैं जो कि विदाउट रीमिंग हमें डालनी पड़ती हैं। रीमिंग से क्या मुराद था वो मैं आपको यही बता रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर गाइड वायर ने या ड्रिल ने ये नैरो सी होल क्रिएट किया और इसमें नेल पूरा नहीं आ सकता तो हम लोग इस सिलेंड्रिकल होल को, इस टनल को डायलेट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग रीमिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बच्चे आपको यह भी बात एक पता होनी चाहिए कि सॉल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी बच्चे का जो लीजन है, किसी बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, वो ग्रोथ प्लेट के अक्रॉस है, तो ग्रोथ प्लेट के जो बच्चे लीजन होते हैं उनके अंदर हम लोग नेलिंग जो है वो कभी भी स्टैंडर्ड नेल से नहीं करते। जो यूजुअल नेल्स होती हैं उनसे हम लोग नहीं करते। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ प्लेट को फर्दर डैमेज करेगी और ग्रोथ प्लेट जब और डैमेज होगी तो बच्चे की ग्रोथ जो होगी वो खराब हो जाएगी, वो रुक जाएगी। उसके बाद बच्चे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सटर्नल फिक्सेशन। बच्चे एक्सटर्नल फिक्सेशन के मतलब आप लोगों को एक ही इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि इसकी जितनी भी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे वो काफी लेंथी हैं, लेकिन जो एक अच्छी होगी वो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा, आप लोग वो देख लेना थोड़ी सी आगे आगे करके। ठीक है, लेकिन बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए कि कि ये जो एक्सटर्नल फिक्सेशन होती है ये क्या होती है। ठीक है बच्चे, होता बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये किसी पेशेंट का लोअर लिम्ब है तो इस लोअर लिम्ब के अंदर अगर फ्रैक्चर है तो उसको हम लोग एक्सटर्नली एक केज अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उस केज के अंदर ऐसे डिफरेंट वायर्स जो होती हैं वो जाके उसकी बोन को सेटल डाउन करती हैं, स्टेबलाइज करती हैं। अब आप ये देखना कि जो आपकी फ्रेमिंग होती है, मतलब फ्रेम जो बोन से कनेक्टेड होता है, ये दो चीजों के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे वो क्या क्या चीज हो सकती है? यहाँ तो बच्चे हाफ पिन्स होती हैं, इनको हम लोग हाफ पिन्स कहते हैं। ठीक है, और ये तकरीबन 5 to 6 मिलीमीटर होती हैं डायामीटर में। मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा, खराब ना कर देना काम। दूसरी जो चीज है जिसके जरिए हम लोग इनको फ्रेम को बोन्स के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं उनको हम कहते हैं टेंशनड वायर्स। ठीक है, और जो टेंशनड वायर्स हैं बच्चे इसके मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि इनका टिपिकल डायमीटर जो होता है वो 1.8 मिलीमीटर होता है। तो आप लोग ये देखें कि वायर्स का तो डायमीटर ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि वो पतली बारीक हैं और जो हाफ पिन्स हैं वो 5 to 6 मिलीमीटर होती हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि एक्सटर्नल फिक्सेशन के की इंडिकेशंस क्या क्या हैं। खास तौर पे हम लोग एक्सटर्नल फिक्सेशन कहाँ कहाँ पे लगाते हैं। बहुत टिपिकल प्रॉफ का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आता है, एससीक्यू में आता है, वाइवा में पूछा जाता है। एक्सटर्नल फिक्सेशन को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें कि एक्सटर्नल फिक्सेशन, बाकी इतने सारे मेथड्स हैं लेकिन हम लोग इसको कब कब प्रेफर करते हैं। नंबर 1, ऐसे पेशेंट के अंदर जिसके अंदर हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़े और वो पेशेंट जो हो पोली ट्रॉमा का हो, तो उसके सारे की सारी बोन्स को हमें एक वक्त के लिए स्टेबलाइज करना पड़ता है। यानी कि ये बेसिकली डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक इसकी टर्म यूज होती है, डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स। जैसे हम लोग डैमेज कंट्रोल सर्जरी करते हैं ना, मैं आप लोगों को सर्जरी में आगे ये चीजें बताऊंगा, अभी आप लोग सिर्फ नोट कर लें। डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स से मुराद ये है कि पेशेंट को फर्दर डैमेज अवॉइड करने के लिए फिल फोर जो हमें कदम उठाना पड़ेगा ना वो एक्सटर्नल फिक्सेशन है। ऐसे पेशेंट में जिसको इमरजेंसी में आया जो, और जो पोली ट्रॉमा के साथ आया है। नंबर 2, कोई ऐसा बंदा जिसका जो है वो ज्वाइंट डिसलोकेटेड है, इमरजेंसी में आया है ज्वाइंट डिसलोकेशन के साथ, उसको भी फिल फोर हमें ये केज लगाना पड़ेगा। नंबर 3, कोई भी ऐसा बंदा जिसको पेरी आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स हैं, ज्वाइंट के अराउंड फ्रैक्चर्स हैं, तो उसके ज्वाइंट को हमको इमोबिलाइज करना होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा बंदा जिसका जो फ्रैक्चर है वो एसोसिएटेड है इन्फेक्शंस के साथ, उसको भी हमें फिक्सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चे ये जॉइंट डिसलोकेशन वाली, जो मैंने जॉइंट डिसलोकेशन वाली बात बताई है, इसके अंदर बेसिकली हम जॉइंट डिसलोकेशन को इसलिए एक्सटर्नली फिक्सेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई अंदर वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज है तो हम लोग बोन्स को स्टेबलाइज करके तो वास्कुलर सर्जन को वो लिम्ब पकड़ा देते हैं ताकि वो वास्कुलर सर्जरी कर ले। वरना अगर पेशेंट अपनी लेग मूव करता रहेगा तो उसकी वास्कुलर सर्जरी जो होगी बच्चे वो पॉसिबल नहीं होगी। ये थी बच्चे एक्सटर्नल फिक्सेटर की कुछ बेसिक इंडिकेशंस।
ये आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। मैं इस पे जितना ज्यादा फोकस करूंगा वो कम होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हम लोग इसी की हेडिंग में लिखा हुआ है, इसलिए इधर ही बता रहा हूँ, जिसमें हम लोग यूज करते हैं के वायर्स। व्हाट आर के वायर्स? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनसे बनता क्या है। के स्टैंड्स फॉर कृष्णर वायर्स, ठीक है, कृष्णर भी कहते हैं इसको, कृष्णर वायर्स। ये छोटी छोटी वायर्स होती हैं जो कि बोनी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए, रिड्यूस और स्टेबलाइज करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है, बेसिकली स्टेबलाइजेशन के लिए। इनके मुतालिक बच्चे आपको इतना ही पता होना चाहिए, दैट्स ओके। लेकिन एक चीज लाजमी आनी चाहिए कि के वायर्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल ये छोटे छोटे बोनी फ्रेगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रिस्ट फ्रैक्चर में मैं यूज कर रहा हूँ, ये मैंने के वायर लगाई है ऐसे करके, इनको आपस में मैंने बांधा है, तो के वायरस के नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? नंबर वन, ये पिन ट्रैक इन्फेक्शन करा सकती हैं, क्योंकि ये हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं ना, स्किन से अंदर की तरफ डालते हैं इनको, तो ये जिस जगह से हम लोग इनको डाल दें वहां से आपको पिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। पिन ने जो अपना ट्रैक बनाया उसके अंदर इन्फेक्शन जा सकता है स्किन से नीचे की तरफ। नंबर टू, वायर जो है वो ब्रेक कर सकती है अंदर, जब आप लोगों ने डाली तो वो अंदर टूट सकती है। और नंबर थ्री है बच्चे के सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम एनकाउंटर होता है वो है माइग्रेशन ऑफ के वायर्स, यानी कि के वायर कहीं खो जाती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ट्रेवल कर जाती है, अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाती है। आखिरी जो बच्चे मेथड था दैट वाज आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी के मुतालिक मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि ये बेसिक, इसकी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता हो कि जहां पे हम लोगों के ये सारे मेथड्स फेल हो जाएं वहां पे हमें प्रोस्थेटिक जो लिम्ब होता है या जॉइंट होता है वो यूज करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि बेले के अंदर जो आपको टेबल्स दिए हुए हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के इन सारे मेथड्स के, वो आप लोगों ने एक दफा लाजमी रीड करने हैं। तकरीबन तमाम मेथड्स की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं आप लोगों को साथ साथ बता चुका हूं, तो आप लोगों ने एक एक दफा वो वाले टेबल्स लाजमी देख लेने हैं, क्योंकि प्रॉफ में टिपिकली ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप कंपेयर करें एक्सटर्नल फिक्सेशन को और इंट्रा मेडलरी फिक्सेशन को, तो आप लोगों को वो टेबल्स की बेस पे कंपैरिजन आना चाहिए। इसी के साथ बच्चे जो आज का हमारा लेक्चर है वो कंक्लूड होता है। मेरी रिकॉर्डिंग अभी ऑन ही रहेगी, किसी भी बच्चे को कोई सवाल पूछना है तो वो फिल फोर मुझे चैट बॉक्स के अंदर कोई सवाल पूछ सकता है अगर अभी तक कोई चीज नहीं क्लियर। अगर कोई और सवाल है तो आप लोग वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ सकते हैं उन टाइमिंग्स के अंदर जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन की हैं। ठीक है बच्चे, मारिया मैं आपको अपना पीडीएफ भेज दूंगा जो कि मेरे पास पड़ा है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, टॉपिक्स तो मैं आप लोगों को सारे वो ही पढ़ा रहा हूँ जो कि बेले के अंदर दिए हुए हैं। इससे आगे जो आपके चैप्टर में डिटेल्स दी हैं वो आप लोगों को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने सुबह भी ये वाली बात की है, अभी भी मैं इस बात को रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए, ये ही है एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा के अंदर, ठीक है। और इफ था बच्चे ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। बच्चे अगर पेरियोस्टियम दोनों तरफ पे रप्चर हो तो फिर भी हमें स्टेबलाइज तो बोन को करना ही है। हम लोग अब नई पेरियोस्टियम तो कहीं से नहीं ला सकते ना, क्योंकि पेरियोस्टियम जो है वो जनरेटेबल टिश्यू नहीं है, वो रीजनरेट नहीं करता। अगर पेरियोस्टियम दोनों तरफ की रप्चर्ड हो फिर भी हमको अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करके उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है और उसको स्टेबलाइज कर देना है जिस हद तक पॉसिबल होगा। और हम पेशेंट को ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि उस आपका डैमेज जो है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम जो भी कोशिश करेंगे उतने उसी को अपने बेस्ट समझना है। एक्सटर्नल फिक्सेशन कैसे करते हैं, मेथड समझ नहीं आई बच्चे, मेथड आप लोगों को हमने नहीं कराना एक्सटर्नल फिक्सेशन का, आपको सिर्फ ये बताना था कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई लिम्ब है तो इसके अंदर ये ऐसे हम लोग इसके इर्द गिर्द एक केज लगाते हैं, ठीक है। उस केज के अंदर से हमारी वायर्स डिफरेंट पास करती हैं अंदर की तरफ ऐसे करके। अगर मैं आपको इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊं तो ये ऐसे बनेगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक लिम्ब है तो इसके इर्द गिर्द ये केज होगा और इसके अंदर ये डिफरेंट तरह की वायर्स और नेल्स जा रही होंगी अंदर की तरफ बोन को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने इसको अंदर की तरफ ले गया हूं ऐसे शो करने के लिए। तो बच्चे डिटेल मेथड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया हो, क्योंकि आपको अगर कभी पेशेंट आता है इसका कि कोई ये जो है कोई केस है जिसको आप बेड पे लेटा हुआ है कोई पेशेंट, उसको ये केज लगा, तो आपको पता तो हो ना कि ये क्या चीज है और किस लिए यूज की जाती है। व्हेन विल यू ऐड अस इन ग्रुप? बच्चे मैं फर्स्ट या सेकंड ईयर के बच्चे बहुत ज्यादा थे, बहुत ही ज्यादा, 800-900 बच्चे एब्डोमेन एंड पेल्विस का लेक्चर ले रहे हैं, उनका प्रोसेस जो है ऐड करने का
वो आज रात खत्म होगा तो फिर आप लोगों की बारी आएगी, क्योंकि सारा कुछ इकट्ठे करना पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। मेरे साथ जो है वो काम करने वाले वॉलंटियर्स बहुत कम है। सर हम डोगर से पढ़ा था, इज इट इनफ, बेले एंड लव इज मस्ट। बच्चे मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के गाइडेंस लेक्चर में आंसर कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। मैंने आप लोगों को यही कहा था कि मैंने जो बुक्स मुझे ठीक लगती हैं मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आपको अगर मेरी ये वाली बात अभी समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब पे जाएं, वहां पे मेरा गाइडेंस लेक्चर पड़ा है यूट्यूब के चैनल पे, उसे जाके एक दफा सुन ले, उसमें डिटेल हर मैंने बताई हुई है। अच्छा, उसके बाद है हाउ डू वी रिमूव दीज स्क्रूज लेटर एंड कॉर्टेक्स हील्स। जी बच्चे, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जिसके अंदर हम लोग इन स्क्रूज जो होते हैं ना बेसिकली बायोलॉजिकली फिट होते हैं, इनको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये पड़े भी रहे तो हम इनको यूजुअली रिमूव नहीं करते, ठीक है, यूजुअली हम लोग नहीं करते। मैं आपको ये क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ। अच्छा, बोले यार सर और इफ में डिटेल नहीं है, वी मिस आई थिंक। ओ ठीक है, मैं एक सेकंड देखता हूँ बच्चे कि आपका सवाल जो है। नहीं बच्चे, इसके अंदर ज्यादा डिटेल नहीं है, इसके अंदर डिटेल में बस यही है कि आपको, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि ओपन रिडक्शन आपने करनी है, तो आपने ओपन रिडक्शन करके पेशेंट की और उसको प्लेट्स, स्क्रूज, वायर्स और इंट्रामेडलरी नेल्स के साथ फिक्स कर देना है बच्चे। और इसकी डिटेल और कहीं आपकी बुक में भी नहीं दी हुई, और जो हमने जितने भी प्रोसेसेस पढ़े हैं नेल्स और प्लेट्स वाले, वो ही वाली बात आपने और के अंदर भी मेंशन करनी है, ठीक है। और बेसिकली एक पूरे प्रोसीजर का नाम है। बेले को नहीं चाहिए था कि वो इस प्रोसीजर को अलग से लिखे, बेसिकली वो बता रहा था किस किस तरीके से हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अब इसने अगर बीच में एक प्रोसेस मेंशन कर दिया तो ये एक एबनॉर्मल चीज की है। बेसिकली सारे प्रोसेस को हम यही कहते हैं अगर हमें ये करना पड़े तो। सर प्लेट्स रिमूव करने होते हैं, हाँ बच्चे मैं यही कह रहा था कि ये डिपेंड करता है पेशेंट की हीलिंग पावर पे। हाँ, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं और सर्जन से भी पूछा, अभी मेरी ऑर्थोपेडिक की खुद रोटेशन नहीं हुई, मैंने खुद भी उस पर जाना है, लेकिन मैंने अब तक जितने भी पेशेंट्स देखे हैं ऑपरेट हुए हुए इमरजेंसी में हाउस जॉब के दौरान, तो उनको यही कहा जाता है कि ये प्लेट और ये स्क्रूज अभी पड़े रहेंगे पूरी उम्र के लिए, ठीक है। और बच्चे क्योंकि बोन की हीलिंग जो होती है वो खास तौर पे बचपन में बहुत अच्छी होती है, बड़े होके वैसी हील नहीं होती। सर जो केज लगाते हैं एक्सटर्नल रिडक्शन में वो तो रिमूव करेंगे, हाँ जी बच्चे, एक्सटर्नल फिक्सेशन में जो केज लगता है उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग ऐसे ही नहीं रिमूव करते, उसको प्रॉपरली हमें जनरल एनेस्थीसिया में रिमूव करना होता है। सर डू वी हैव टू स्टडी फर्दर टॉपिक्स गिवन इन बेले एंड लव लाइक ट्रीटमेंट। बच्चे मैंने आपको अभी तो ये बात बताई है कि आपको वो टॉपिक्स आगे नहीं पढ़ने। जो चीज मैं एक दफा आप लोगों को बता दिया करूं उसको आप लोग याद रखा करें। मैंने आपको क्लियरली कहा है कि आपके लिए यही सिलेबस था, आपको यही पढ़ना है, अभी आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। इस पूरे चैप्टर को आज प्रिपेयर करें, ठीक है। के वार्ड की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू एनी पर्टिकुलर, नो बचे, नहीं नहीं इसको कर सकते। सिर्फ हम एंटीबायोटिक का प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। बाकी जो है यही है कि उसकी प्लेसमेंट करेक्ट हो, उसकी जो नॉट्स हैं वो पक्की पक्की हम लोग टाई करें, बाकी हम लोग कोई मैयर ऐसा नहीं ले सकते। अच्छा एक बात बच्चे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो आप लोगों को मैंने स्केड्यूल आज भेजना है रात को, उसको आप लोगों ने फॉलो करना है कि किस किस डे पे आपका टेस्ट है और किस डे आपका लेक्चर होना है और किस डे आपका लेक्चर नहीं होना। मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर किया था कि मेरी इमरजेंसीज हफ्ते में 2 दिन होती हैं जो कि अगले दिन तक स्ट्रेच करती हैं, 36 आवर्स की, 40 आवर्स की, उन दिनों में मैं आपका लेक्चर नहीं लूंगा, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और आप लोगों ने जो भी पढ़ना है इसको साथ साथ अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है बच्चे, ओके।